नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी। साल 1,86,000 वोटर्स बढ़े। कुल मतदाताओं की संख्या 84 लाख से हुई ज्यादा। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल। उत्तराखंड में HMPV वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सभी जिलों को जारी किए गए दिशा निर्देश। निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशियों का नाम वापसी के लिए भाजपा ने दी 3 दिन की मोहलत, फिर होगी कार्रवाई। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कार्यकाल आज पूरा। नए की ताजपोशी पर धामी सरकार लेगी फैसला। और पर्यटकों से गुलजार बर्फ की सफेद चादर में लिपटा औली। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी हिमपात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की से अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बस को ओवरटेक करते समय यह दुखद हादसा हुआ है। घायल युवक को भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लिया। बता दें, पुलिस ने मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुड़की के ढंढेरा लक्सर हाईवे का यह पूरा मामला है। तो बस की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। बस को ब्रेक करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें रोडवेज की बस के द्वारा कुछ लोगों को कुचल दिया गया है और ये रॉन्ग साइड पर बस आई है, जिससे देखा जा सकता है पीछे पे। और अभी फौरी तौर पे यहाँ पे बड़ी बसेस का जो घायल है उनको अस्पताल लेके जाया गया है और इसमें अभी मैं अस्पताल ही जा रहा हूँ। और फौरी तौर पे यहाँ पे रोडवेज की बसों का संचालन इस रूट पे बंद कर दिया गया है और इनकी मांग है कि यहाँ पर रोडवेज की बसें संचालित न की जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की डिमांड की जा रही है। पिछली बार एक्सीडेंट इस पॉइंट के आसपास हुआ था तो हमने स्पीड ब्रेकर लगवाए थे। 4-5 स्पीड ब्रेकर बने थे और उसके बाद एक्सीडेंट्स में कमी हो गई थी। और रुकेंगे अगली अहम खबर का। HMPV वायरस के प्रसार को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय के आदेश के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें अस्पताल में तैयारियों की समीक्षा की गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और HMPV से संबंधित अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 8 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड पहले से तैयार किया गया है। HMPV वायरस से श्वसन संक्रमण का खतरा रहता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। संक्रमण खांसने, छींकने और संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आने से फैलता है। आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी OPD में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज जाए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं, जिसमें कुछ एडल्ट और कुछ बच्चों के लिए निर्धारित हैं। साथ ही कोई भी जांच की व्यवस्था। रुकेंगे अगली अहम खबर का। देश में HMPV वायरस के प्रसार के बाद उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य निदेशक ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही अस्पतालों में आइसोलेट वार्ड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लक्सर में भी वायरस की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यहां अलग से आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इसके अलावा तीमारदारों को नए वेरिएंट के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेने की भी सलाह दी जा रही है।
सर्दियों में सर्दी जुकाम खांसी और सांस की परेशानी निमोनिया इस तरह से होता है, वो भी वैसे ही है। और जैसे ही आपको बुखार खांसी या गले में परेशानी होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें। दूसरा ये कि जिस तरह से कोरोना वायरस का ये था कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ प्रॉपरली धोया करें। अगर कभी आपको लगता है कि इस तरह का कुछ है प्रॉब्लम तो आप आइसोलेट हो जाएं। हमारे पास भी आइसोलेशन की व्यवस्था है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ लग गई है। विफल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल अब तक का प्रदेश के अध्यक्षों में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मैंगलोर जैसे विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। करण माहरा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, जिस तरह से समाज में हुआस हो रहा है वैसे ही राजनीति के अंदर भी बहुत डिटेरेशन देखने को मिल रहा है। लोगों का लालच उनके सर चढ़कर बोल रहा है और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। जिस तरफ सत्ता है, पावर है, पैसा है, धंधा है, उस तरफ लोगों का आवागमन साफ देखा जा सकता है। ऐसे में माननीय करण माहरा जी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारी जो है पुरानी जो एक चली आ रही थी रीति उसको तोड़ते हुए बाई इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल ने विजयी प्राप्त की हो और सत्तारूढ़ दल ही जो है उपचुनाव जीतते आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि एक इतिहास रच गया है कांग्रेस में। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के मेयर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के साथ एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए जहां भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी पर आरोप लगाते हुए लगाया, वहीं ललित जोशी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। मैडम पीछे हो जरा, मैडम पीछे हो, अरे मैडम पीछे हो यार, पीछे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वो मैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूं। कितने आंदोलनों का वो करोगे तुम मुझे, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी अगर 3-4 मैं गिना दूं और एक आप अपना गिना दो भाई साहब, और अगर आपको ये भी ना हो तो चलो एक दिन डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग ये बार बार उठा रहे हैं, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता था लेकिन क्योंकि इतनी प्रेस है तो मैं पूछ लेता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बेफालतू के बातों करने से भैया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मंगलवार को पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी यशोदा नेगी के साथ बाजार का दौरा किया और व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरे के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में आगामी नगर पालिका चुनाव में जीत के लिए जोश भरते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता से बाहर है और अब इस चुनाव में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे।
मैं पौड़ी की जनता से निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया, तमाम मिथकों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हम मेरिट के आधार पर वोट दे रहे हैं। तो आज मैं फिर निवेदन करने आया हूं कि मेरिट के आधार पर जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं उनमें यशोदा नेगी जी नंबर 1 पर है। और चूँकि हमने भी मेरिट के आधार पर ही उनको उनके जो कार्य हैं पीछे उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य या राजनीतिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य या जो पद पर वो अपने भी उसमें थी, वार्ड में मेंबर थी, उसके आधार पर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर वो मेरिट के आधार पर उनको टिकट मिला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग उन्हें अपना आशीर्वाद दें। क्या है कि कांग्रेस पार्टी में उनके वर्षों का योगदान है। जब पार्टी के पास मौका था तो पार्टी ने भी उन्हें पहचान दी। मैं गोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय जो है निकाल कर यहाँ पर आए और अपनी छोटी बहन को दिया है। उनका मैं धन्यवाद करूँगी और ये मैसेज में देना चाहूँगी कि गोदिया जी एक स्वच्छ और स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से हर जन जन के मुँह पे, हर जन जन की ज़बान पे उनका नाम है, उसी प्रकार से जो है लोग उनको बहुत अच्छाई के रूप में देखते हैं। और आज यहाँ पर आए और इतने लोग, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और सब लोग लालायित हैं, तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि कब गोदिया जी आएंगे और कब जो है हमारे सामने कुछ बोलेंगे। तो आज इसी प्रकार का कुछ माहौल यहाँ पे बना हुआ है। रुक रही है अगली अहम खबर का। हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन उच्च न्यायालय ने जाति प्रमाण पत्र की खामी के चलते निरस्त कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए यामिनी रोहिला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यामिनी रोहिला ने आरोप लगाया था कि उनका नामांकन इसलिए निरस्त किया गया है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में कुछ खामियां पाई गई थी। अब कांग्रेस प्रत्याशी और पार्टी के विधिक सलाहकार मामले पर राय लेने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यह मामला डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में कांग्रेस ने डमुआ अंडुआ के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। दलित समाज के कई जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस की सेंधमारी से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। ज्वाइनिंग करने वालों में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हेमा देवी, पार्षद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अनुसूचित एवं दलित समाज का भला हमेशा कांग्रेस ने किया, इसलिए अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि और लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इससे कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहले भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मेरी अपनी टीम रही है इसमें। हेमा देवी जी हमारी जिला उपाध्यक्ष रही मेरे इसमें, और जब मैं अध्यक्ष हुआ करता था, अब प्रदेश उपाध्यक्ष का मुझे दिया। तो इस बार कहीं ना कहीं हेमा देवी जी नाराज चल रही थी कांग्रेस से। तो मैं इस बार हमारे जो यहाँ पर पूरा जो एजेंडा है, हमें कांग्रेस को लाना है उत्तराखंड के अंदर, तो हमारा पूरा प्रयास है हर जगह से अपना अनुशासित लोगों को जोड़ करके कांग्रेस के साथ मत कराना है, कांग्रेस को जिताना है। अपना मेयर प्रत्याशी हमारे ललित जोशी जी को जिताना है। से लड़ाएंगे। और आज मैं अपने इंद्रपाल आर्य हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जुड़ी हूँ। मैं नाराज होकर चली गई थी तो उन्होंने मुझे मना लिया है। मैं जनता की आवाज़ से उठी हूँ, निर्दलीय हूँ। जनता की मैंने 16-17 साल सेवा करी है, जन सेवक रही हूँ। सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रखी है मैंने, और जनता की आवाज़ से ही उठी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है अपनी जनता पे। हेमा देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिलाओं के लिए लगातार उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही हैं, और किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस से
अलग हो गई थी, आज उन्होंने घर वापसी की है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव में तेजी लाते हुए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज रुड़की के कृष्णनगर में गली गली जाकर कांग्रेस की से मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से अपने लिए वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह रुड़की की जनता का आभार जताती हैं, जो उन्हें भरपूर समर्थन जनता दे रही है। इस वक्त जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की रीति और नीति को देखते हुए उन्हें चुनकर रुड़की का मेयर बनाएंगी। कृष्णानगर आए हैं हम, यहाँ पे डोर टू डोर हो रहा है। यहाँ लोगों की बहुत समस्या मैं देख रही हूँ कि एक तो सफाई की व्यवस्था ढंग से नहीं है और जल भराव बहुत है। इन लोगों को उसकी वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं मेयर प्रत्याशी जब मेयर सीट पे बैठूंगी, अगर ये लोग मुझे विजय बनाते हैं, इनका प्यार वैसे आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है और होगा भी ऐसा ही। और कृष्णानगर को जल्दी से जल्दी जो आपका जल भराव से है उससे मुक्ति मिलेगी। देखिए वो नहीं कर पाई, इस बार विशाखा जी हैं, इन पे विश्वास करिए, क्योंकि ये पार्षद है यहाँ की, ये सारी आपकी समस्या को सुनेंगे, यहाँ के वार्ड के मेरे तक पहुँचाएंगी और इन समस्याओं का समाधान होगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव में बागेश्वर से अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी के रूप में गीता रावल को मैदान में उतारा है। गीता रावल पूर्व में बागेश्वर से नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रावल में महिला मतदाताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रही है। मीडिया से संवाद करते हुए बागेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल ने कहा कि मेरे पिछले कार्यकाल में बागेश्वर नगर की समस्याओं का निराकरण हुआ था। भाजपा प्रत्याशी ने बागेश्वर नगर में कोई बड़े काम नहीं किए। बागेश्वर में विकास का मेकअप करने का काम किया गया है। बागेश्वर के 11 वार्डों में छोटी छोटी समस्याओं से नगरीय मतदाता परेशान है। बागेश्वर की जनता महिला प्रत्याशी को ही विजयी बनाएगी। मुझे प्रत्याशी के रूप में कार्यकाल दिया, उस समय क्षेत्र थोड़ा छोटा था, आज क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन मैं अगर बढ़े हुए क्षेत्र में अगर मैं जा रही हूँ तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, नालियाँ नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है वार्डों में, और पथ प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल भी सही ढंग से प्रबंध नहीं है। तो मैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो दूर दूर तक वार्ड फैला है और जो अंतिम व्यक्ति तक की जो समस्या है उसे मैं देख रही हूँ और मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। लोग अपनी समस्याएं कह भी रहे हैं और मुझे समर्थन मिल रहा है लोगों का। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र की राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसमें पूर्व में कई प्रमुख नेता इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। बागेश्वर नगर का सीमा विस्तार होने के बाद ये क्षेत्र अब 11 वार्डों में विभाजित हो चुका है और यहाँ की आबादी भी 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक दलों द्वारा विकास के नाम पर केवल दिखावा किया गया है और भ्रष्टाचार पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस बार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने पर संशय बना हुआ है और मतदाताओं का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। की स्थिति पर देखें तो 5 साल पहले विस्तार हुआ था, नगर का बहुत बड़ा विस्तार किया गया था। उससे पहले 1-1.5 वर्ग किलोमीटर में हमारा नगर होता था, 1 या सवा वर्ग किलोमीटर में। अभी हम 10 या 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास में शायद हम होंगे। आबादी भी जो 7-8 हज़ार की आबादी होती थी, 25-30-40 हज़ार की आबादी में हम पहुंच गए हैं। वोटर भी शायद 12 हज़ार के आसपास या कुछ होना चाहिए, 18 हज़ार के आसपास होना चाहिए। देखो चौंकाने वाली बात ये थी कि जब आपने एक बृहद क्षेत्र को जोड़ा, उसके बाद जनता ने जो अपना पहला अध्यक्ष चुना वो निर्दलीय चुना था। देखिए, अभी समय और उसका आलंकन करना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार हमारे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश खेतवाल जी जीते थे, इस बार वो राष्ट्रीय पार्टी से खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी ही जीतेंगी। कांग्रेस और बीजेपी पर ही टक्कर हो, क्योंकि जो आदमी व्यापार संघ को सही ढंग से नहीं चला पाए, निर्दलीय हमारे कपी जोशी जी,